नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। साथियों, पिछली हमने 2 क्लासों में प्रस्तावना के बारे में जिक्र किया था। आज की क्लास में भी हम प्रस्तावना के शेष बचे हुए भाग पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आपको हमारे दोनों पहले वाले वीडियो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, आपने कमेंट भी किए हैं, बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स रहा है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को भी प्रस्तावना का शेष बचे हुए भाग पर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो को भी आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। तो नया विद्यार्थी जो भी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, अर्थात इसी को क्या कहा जाता है? उद्देशिका कहा जाता है। इसकी तमाम बहुत सारी बातों का जिक्र हमने कर लिया था। आज अपन देखते हैं इस क्लास में कि प्रस्तावना को देखकर कई विद्वानों ने कई कथन कहे हैं इसके बारे में। तो वो चीजें अपने को देखना है कि किस विद्वान ने प्रस्तावना को पढ़कर क्या कहा। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं एक कॉमन कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। संविधान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। संविधान का दर्पण, संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। तो ये कॉमन बातें हो गई। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना कहा जाता है। संविधान का दर्पण किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि कुछ विद्वानों ने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा है। तो साथियों देखिए कि सबसे पहला अपन देखते हैं ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा। ठाकुरदास भार्गव, और बहुत बार एग्जाम में इसका पूछा गया है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा कहा है। तो ध्यान रखना, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और पर्टिकुलर वैसे भी आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भी प्रस्तावना कहा जाता है। अब यहां पर ही मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अनुच्छेद 32 है, उसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय 5 लेख जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, तो इसको अपन ने क्लियर कर लिया है कि 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। और प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। साथ ही दोस्तों देखिए, भारत के प्रसिद्ध वकील हैं, एडवोकेट हैं डॉक्टर सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप संविधान के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने क्या कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना उसकी आत्मा है। अर्थात इन्होंने संविधान को किसकी संज्ञा दी? शरीर की संज्ञा दी। और संविधान की आत्मा किसको बताया? प्रस्तावना को बताया। तो ये डॉक्टर सुभाष कश्यप का भी सेंटेंस आपको याद रखना है कि सुभाष कश्यप ने क्या कहा। अपन ने पढ़ा है
ठाकुरदास भार्गव का पढ़ा है, सुभाष कश्यप का पढ़ा है। नेक्स्ट है साथियों, प्रारूप समिति का एक सदस्य था के एम मुंशी, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इसने प्रस्तावना को क्या कहा? इसने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा, जन्म कुंडली कहा। ये याद रखना है। क्या कहा भाई? प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। ये किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा। आपको ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे, आप तो सिर्फ कुंडली याद रख लेना कि कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा। कुंडली का वर्ड आपको अटैच करके चलना है। कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा। नेक्स्ट दोस्तों, एक अर्नेस्ट बार्कर विद्वान थे। इन्होंने भारतीय प्रस्तावना को क्या कहा? अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी। तो देखिए, कुंडली तो किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा। अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की कुंजी किसको कहा? प्रस्तावना को कहा। तो ये थोड़ा सा एक ही वर्ड्स है, कुंजी और कुंडली में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कुंडली तो के एम मुंशी ने कहा, कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। तो ये थोड़ा सा याद आपको रखना है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने संविधान को शरीर की संज्ञा दी, तो संविधान की आत्मा किसको बताया? प्रस्तावना को बताया। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वकील थे एन ए पालकीवाला, एन ए पालकीवाला। इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो परिचय पत्र किसने कहा? पालकीवाला ने। ये तो आपको याद हो जाएगा, पालकीवाला परिचय पत्र, पालकीवाला परिचय पत्र। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? एन ए पालकीवाला ने कहा था। तो इस प्रकार आपको ये याद रह जाएंगे। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट चीफ जस्टिस है सुब्बाराव, इन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे आकांक्षों और आदर्शों पर आधारित है। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को दर्शाती है। आदर्शों व आकांक्षाओं को प्रस्तावना दर्शाती है। ये बात किसने कही? एन ए सुब्बाराव ने कही थी। तो ये याद रखना है, के एम मुंशी, अर्नेस्ट बार्कर, सुब्बाराव, डॉक्टर सुभाष कश्यप, ठाकुरदास भार्गव, इन सब की ये जो कथन है ये आप सबको याद रखने हैं। एक है वाई वी चंद्रचूड़, ये भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। वाई वी चंद्रचूड़, इन्होंने क्या कहा प्रस्तावना के बारे में? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा सेंटेंस दिया है कि अपन ने पहले सुप्रीम कोर्ट के जो विवाद पढ़े थे, बैरूबाड़ी विवाद, जिसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसी की भाषा को कुछ मिलते जुलते वाई वी चंद्रचूड़ ने कहा। क्या कहा? कि प्रस्तावना का उल्लेख न तो किसी अनुच्छेद में है, और न ही
किसी भाग में है। यानी इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना का उल्लेख न तो भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में दिया गया है और न ही भारतीय संविधान के जो भाग हैं उनमें किसी में इसका जिक्र किया गया है। तो ये बात किसने कही? वाई.वी. चंद्रचूड़ ने ये बात कही थी। तो इस प्रकार से हमने इनके सेंटेंस पढ़े। एक व्यक्ति और था, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालिक सपनों का आधार है। प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालिक सपनों का आधार है। सपनों का आधार है। ये सेंटेंस किसने दिया? ये दिया अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे विद्वानों ने हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर और इसका परिचय बताया कि भाई किसने क्या क्या कथन दिए। सब पढ़े। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। अर्नेस्ट बार्कर ने कुंजी कहा। के मुंशी ने कुंडली कहा। वाई.वी. चंद्रचूड़ ने यह कहा कि प्रस्तावना का उल्लेख न तो किसी अनुच्छेद में है न किसी भाग में है। और सुब्बा राव ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान के आकांक्षाओं और आदर्शों को दर्शाती है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा कि यह संविधान के दीर्घकालिक सपनों का आधार है। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा कि प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। इस प्रकार से साथियों बहुत सारे विद्वानों ने हमारी प्रस्तावना के बारे में ये कथन दिए हैं। ये कथन प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार ऐसे कैसे एग्जिट जैसे आपने बताया वैसे के वैसे पूछ लिया जाता है। या तो प्रस्तावना जो कथन है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इस कथन किसने दिया था, या फिर इनका कथन कौन सा है। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन सही हो सकता है। नेक्स्ट है साथियों कि प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द हैं, उनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो अपन ने देखे न्याय के बारे में पढ़ा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। फिर अपने स्वतंत्रता पढ़ी थी 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और फिर आपने पढ़ी थी समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये इस प्रकार से आपने अध्ययन किया था। साथियों इसी में क्या है, संप्रभुता संपन्न, संप्रभुता संपन्न। ये बात अपने क्या कहां पढ़ी प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु यानी भारत क्या है, संप्रभु। और संप्रभु का मतलब क्या होता है, जो राष्ट्र जो देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, अर्थात किसी भी देश के दबाव में नहीं होता है। यानी हमारे देश में किस प्रकार के कानून लागू किए जाएंगे, कौन से कानून समाप्त किए जाएंगे, यह निर्णय लेने में भारत क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। किस विदेशी देश के साथ अपन मित्रता करेंगे, किसके देश अपन मित्रता को तोड़ेंगे, किसके साथ क्या संधि समझौते करने हैं, इस बात में भारत क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। और इसी को क्या कहा जाता है, संप्रभुता कहा जाता है। कि वह राष्ट्र जो आंतरिक व बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है वो क्या है, संप्रभु। और भारत भी क्या है, अपने आप में संप्रभु राष्ट्र। दूसरा है लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी भारत की जो कार्य व्यवस्थापिका है उसके सदस्य यानी जनता के द्वारा चुने हुए सदस्यों के द्वारा ही भारत का क्या चलाया जाएगा, शासन चलाया जाता है। ये क्या होता है, लोकतंत्र। अगला है गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है, भारत एक गणतंत्र भी है लोकतंत्र भी। गणतंत्र में क्या होता है, जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, गणतंत्र। अर्थात भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अर्थात भारत क्या है, एक गणतंत्र राष्ट्र है। साथियों साथ ही में आपने सामाजिक न्याय के बारे में देखा था। सामाजिक न्याय क्या होती है कि समाज में सभी व्यक्तियों में धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये क्या होती है, सामाजिक न्याय होती है। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में क्या होता है कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। राजनीतिक न्याय में क्या होता है, राजनीतिक न्याय में यह होता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार है, सरकार की प्रशंसा करने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। ये न्याय कौन सी कहलाती है, राजनीतिक न्याय कहलाती है।
साथ ही में दोस्तों अपन ने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवाद, एक पंथनिरपेक्षता, एक जोड़ा गया था अखंडता। तो समाजवाद का भी क्या अर्थ होता है? समाजवाद का भी ये अर्थ होता है कि समाजवाद का अर्थ होता है कि राज्य जो आर्थिक आधार पर असमानता है उनको दूर करने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करेंगे और व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यानी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। ये क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। पंथ निरपेक्षता, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। कैसे? भारत का अपना कोई भी एक राष्ट्र धर्म नहीं है, एक पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म, वैसे भारत में कोई भी भारत का अपना संविधान के द्वारा घोषित धर्म नहीं है। सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, अपने पूर्व धर्म से दूसरे धर्म में धर्म बदल सकता है। तो ये क्या होता है? पंथ निरपेक्षता। अखंडता, भारत है वो 28 राज्य व वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका क्या है? एक अखंड भारत है। आर्टिकल 1 की जो भाषा है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर एक यूनियन है। इसमें क्या कहा गया है? एक शब्द आता है भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब भारत में किसी राज्य से नया राज्य तो बनाया जा सकता है, परंतु कोई राज्य अलग से देश बनने की घोषणा नहीं कर सकता या मांग नहीं कर सकता है। तो साथियों क्या है? इसमें अखंडता आ गया। साथ ही में प्रस्तावना में एक तिथि अंकित है, 26 नवंबर 1949 की तिथि अंकित है। पहला जो शब्द है इसमें, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व है, इसका अर्थ क्या होता है? हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग। पहला जो शब्द है हमारे इस प्रस्तावना में, इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि भारत के संविधान का निर्माण भी किसने किया है? भारत के लोगों ने किया है, और उसको स्वीकार भी कौन कर रहे हैं? भारत के लोग कर रहे हैं। अर्थात भारत में जो शासन है सर्वोच्च है, वो क्या है? जनता है। शासन किसका है? जनता का शासन है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसके बाद में जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं। लास्ट में एक वर्ड आता है कि अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित करते हैं। अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित, यानी हमने इस संविधान का निर्माण किया है। किसने? भारत की जनता ने। हम भारत के लोग, भारत की जनता ने संविधान का निर्माण किया है, भारत की जनता ने इस संविधान को लागू किया है और भारत की जनता ने ही इस संविधान को स्वीकार किया है। इस प्रकार से अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित करते हैं। ये भारत की प्रस्तावना के बारे में है। साथ ही में दोस्तों आपने एक पढ़ा है और मैंने बताया भी है पिछली क्लास में, 1973 का केशवानंद भारती केस, केशवानंद बनाम केरल राज्य। इसमें जब प्रस्तावना का जिक्र किया गया था तो इसमें प्रस्तावना को संविधान की आंख का दर्जा दिया गया था। प्रस्तावना को संविधान की क्या बताया गया? कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? आंख है, आई है। जिस प्रकार से हम अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हैं, उसी प्रकार से यदि हमें संविधान को देखना है तो पहले अपने को किसको देखना होगा? प्रस्तावना को। प्रस्तावना में ही हमारे पूरे संविधान का सार हमें मिल जाता है कि भारत का संविधान किनके द्वारा बनाया गया है, उसमें कैसी कैसी व्यवस्था है, कौन सी न्याय व्यवस्था है, कौन सी स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, किसने इसको बनाया है, ये सब चीजें क्या है? बंधुता का भाव, ये सब चीजें हमें कहाँ को मिलता है? प्रस्तावना में मिल जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद था, इसमें अपना जो निर्णय दिया था, और मैंने पहले बताया था यह आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बनी थी जिसमें 7-6 के बहुमत से निर्णय हुआ था। और इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे 1973 में, वो थे SM सीकरी, सौमित्र सीकरी सर थे। इन्होंने ये निर्णय सुनाया था। इसके संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष भी थे और उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। और इस केस की, केशवानंद भारती बनाम केस में केशवानंद के जो वकील थे वो थे NA पालकी वाला।
तो साथियों, आज की क्लास में हमने प्रस्तावना के बारे में जिक्र किया है विस्तृत रूप से, और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। पिछली 2 क्लासों में भी हमने प्रस्तावना के ही बारे में जिक्र किया था। संपूर्ण प्रस्तावना को हमने डीप तरीके से पढ़ा है। निश्चित रूप से पूरे वीडियो को देखिए और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगला वीडियो अपन किसी दूसरे टॉपिक पे लेके आएंगे। तो साथियों, आपने हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पसंद किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए विद्यार्थी तक पहुंचाएं, नए विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।